बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों में ये बीपीएससी पूछा हुआ सवाल है, यानी बीओपी एंड बीओटी, ठीक है ना, ये दोनों में क्या अंतर है। ये छोटा सा सवाल है जिसमें कि आपको वहां पर आएगा इस तरह का कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में क्या अंतर, ये आपको सवाल। तो इस पे जो है थोड़ा सा, चूंकि बीओपी पढ़ा रहे थे इसीलिए उसमें एक छूट रहा था, ये इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, अंतर क्या क्या डिफरेंस अंतर आता है, तो उसी हिसाब से आप लोग को फिर आगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें 4-5 अंतर है जो कि आपको अलग अलग लिखना है। तो आप चाहे तो आप बीचे बीच करके भी लिख सकते हैं, इधर भुगतान संतुलन, इधर व्यापार संतुलन, या एक साथ पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन करके भी, जैसा आप लोग को उचित लगे उस तो लिखिए। इसको हम तो देखिए व्यापार संतुलन है, यहाँ पर है आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, इधर दे दीजिए बैलेंस, दोनों का डिफरेंस। पहला क्या है, पहला देखिए, पहला डिफरेंस है इसमें, फर्स्ट डिफरेंस है क्या है, व्यापार बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो होता है इसमें क्या होती है, दृश्य मदें होती है, दृश्य मदें शामिल होता है, अर्थात विजिबल आइटम होता है इसमें क्या होता है, अदृश्य मदें होती है, अदृश्य एवं दृश्य दोनों होता है इसमें, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों, है ना, दोनों होते हैं, पहला पॉइंट होगी, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है यहाँ, अर्थात केवल वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यहाँ वस्तु एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि व्यापार संतुलन जो है, ये बीओटी जो है इसका ही एक भाग है, इसका भाग, व्यापार संतुलन बीओपी का ही एक भाग है, ठीक है, एक भाग है। जबकि इसमें क्या है, बीओपी में बीओटी एवं यूनिलैटरल पेमेंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, है ना, इन्वेस्ट ईटीसी, कैपिटल अकाउंट में सारा आ गया, ईटीसी शामिल हो, ठीक है। क्या है, व्यापार संतुलन बीओपी का ही एक भाग होता है, मतलब इसका एक पार्ट है, यह ओनली पार्ट ऑफ द बीओपी, बट द बीओपी में बीओटी एवं यूनिलैटरल सारे चीज शामिल होते, कैपिटल अकाउंट सारा शामिल होता है, उसमें सभी चूंकि सबों का वो उसमें सम्मिलित रूप से किया जाता है, ठीक है ना। देखिए पहला है क्या, बीओटी क्या हो सकता है, पक्ष में या विपक्ष में, बीओटी पक्ष या विपक्ष में होता है, ठीक है, अर्थात यह क्या हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा भुगतान संतुलन क्या होता है, हमेशा संतुलित होता है, बीओपी हमेशा संतुलित यानी बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर यहाँ कब होगा, कब पक्ष में होगा, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा इंपोर्ट से, तो हो जाएगा पक्ष में यानी कि फेवर, और जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा इंपोर्ट से तो डिसफेवर में हो जाएगा, तो यही चीज। लेकिन वहां पर हमेशा संतुलित रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी भुगतान संतुलन असंतुलित होता है तो तुरंत ही उसको उसी वर्ष, जिस वर्ष का भुगतान संतुलन है उसी वर्ष उसे आईएमएफ से ऋण लेकर या आर्थिक मदद लेकर उसे पूरा कर देना पड़ता है, क्योंकि उसकी खाता की बात है, ठीक है ना, दोनों बातें होती है। देखिए बीओटी में क्या है, पेमेंट में बीओटी एवं यूनिलैटरल पेमेंट, कैपिटल अकाउंट ईटीसी, एक पक्षीय भुगतान, पूंजीगत खाता, सभी बातें इसमें आती है। देखिए बीओटी में बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल फिजिकल गुड्स, भौतिक वस्तुएं, भौतिक मदें शामिल होती है, लेकिन बीओपी में क्या होता है, भौतिक एवं अभौतिक दोनों होता है, फिजिकल है ना एवं नॉन फिजिकल दोनों रहता है, दोनों। बस सिंपल याद करते जाइए ताकि आपका पूरा सेंटेंस वहां लिख लीजिएगा हॉल में आप, ठीक है। अगला है बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, अंतर हुआ कि जैसे देखिए दृश्य, ये तो एक नाम है ना, इसका एक नाम है, ये चूंकि एक विजिबल आइटम से लिया गया है, एक नाम है, और उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जो कि चलता है, जो ईटीसी में हम लोग दिखाते हैं ना, जैसे यहाँ तो वस्तु का आयात निर्यात होता है, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज जो है वो करंट अकाउंट का मद जो है उसमें शामिल होता है, आता है। तो मेन चीज तो हम लोग वस्तु का आयात निर्यात कर रहे हैं, लेकिन और भी कई चीजें जो भौतिक चीजें हैं जो आके जुड़ता है बीओटी में रहता है, ठीक है ना।
अब आइए बीओटी में क्या होता है। देखिए बीओटी में जो बातें आती है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात आती है। तो इसमें कौन सा अकाउंट का जिक्र करते हैं बीओटी में? करंट अकाउंट का। तो बीओटी में केवल करंट अकाउंट और लेकिन इसमें क्या होता है बीओपी में? दोनों, करंट यानी चालू खाता एवं कैपिटल अकाउंट, दोनों कैपिटल अकाउंट। चलिए 5 अंतर कर दिए, एकागो अंतर और लिखेगा हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए किसी देश का व्यापार संतुलन आपको पता है तो उस देश का पूरा पिक्चर जो आपको नहीं मालूम है इसका मतलब। लेकिन किसी देश का अगर बीओपी पता है आपको तो उस देश की पूरी आर्थिक स्थिति का पता आप लगा सकते हैं। कि अगर किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता चल जाए तो आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यह भी लिख सकते हैं अंतर में कि बीओटी है ना से देश के आर्थिक स्थिति का केवल एक भाग पता चलता है, केवल एक भाग का पता चलता है, जबकि बीओपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत होता है। चलिए बस 5 अंतर है, इसको थोड़ा विस्तार में करके बढ़िया से समझा के लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से लिखिए, आगे पढ़ाते हैं। मेन पॉइंट पढ़ा देते हैं ताकि इसमें 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरओलिन का थ्योरी और हैबरलर का थ्योरी। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है यानी घरेलू व्यापार का वह रूप है। घरेलू व्यापार, इसमें क्या होता है घरेलू व्यापार में? अगर घर के अंदर हम व्यापार करते हैं तो उसमें सबसे पहली क्या होती है? वस्तुएं एवं सेवाएं होता है, ठीक है। और व्यापार करने वाले भागीदार होते हैं। व्यापार करने वाले भागीदार में यहाँ देश भी हो सकता है और राज्य भी हो सकता है। तो जब घरेलू व्यापार का कहता है कि अंतरराज्यीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो है यह अंतरस्थानीय व्यापार का ही एक रूप। इंटरनेशनल ट्रेड जो है क्या है? अंतरस्थानीय मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान में हो। अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में हो। तो इसका ही एक रूप है, उसी रूप के तहत वह व्यापार होता है। इसमें क्या होता है? जब कहता है कोई देश यानी कोई देश जो है विश्व के अन्य देशों के साथ विनिमय, ठीक है, विनिमय दर के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते। तो हम क्या कहते हैं? तब वह कहते हैं कि वह कई किस चीज में इंडल्ज है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इंडल्ज, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज की परिभाषा है। जब कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ या विश्व के किसी देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करता है जो क्या है कि विनिमय दर पर आधारित होता है, अर्थात उसका जो एक्सचेंज ऑफ मनी है। यानी अगर भारत कर रहा है अमेरिका के साथ तो भारत रुपए और डॉलर की तुलना में एक्सचेंज करता है, विनिमय प्रणाली होती है और उसके आधार पर वह दोनों देशों के बीच व्यापार संपादित होता है, चाहे वह वस्तु का हो। अर्थात जब कोई देश किसी देश के अन्य के साथ, तो 2 बातें होती है। एक होता है बायलैटरल रिलेशन यानी बायलैटरल ट्रेड होता है अर्थात 2 देश के बीच। एक होता है मल्टीलैटरल ट्रेड अर्थात बहुपक्षीय व्यापार यानी बहुत देशों के साथ उसकी समझौता होती है। पहले तो एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर समझौता, उस एग्रीमेंट के तहत फिर व्यापार आदान प्रदान होता है, तब वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रूप ले लेता है। इसमें हम लोग आयात निर्यात को व्यापार की 2 पहलू मानते हैं। दृश्य अदृश्य मदे का 2 पहलू माना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात होना, निर्यात होना, यानी दूसरे देशों से वस्तु अपने देश से मंगाना आयात होना, अपने देशों से वस्तु दूसरे देशों में भेजना निर्यात होना, एक पक्षीय भुगतान आना, आईएमएफ से, आईबीआरडी से, वर्ल्ड बैंक से या विकसित राष्ट्रों से आना, छात्रवृत्ति आना, ग्रांट आना, है ना, निवेश आना, ठीक है। ये सारी बातें जो आना है ये सब जो है, लोन लेना, लोन देना, ब्याज आना, ब्याज देना, ये सारी बातें आ जाती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है। ये सब इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट माना, समझ गए ना। तो कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? स्वतंत्र रूप से जब 2 देशों के बीच अथवा विश्व के कई देशों के साथ किसी देश का घरेलू व्यापार की तरह वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है जिसमें एक विनिमय दर प्रणाली लागू होती है और उसके तहत जब व्यापार संपादित किया जाता है तो इस परिरूप को, इस व्यापार के स्वरूप को हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संज्ञा देते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, ठीक है ना। दिस इज द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, फॉर ए कंट्री whenever the a country will indulge to the other countries or the multinational countries
and on the basis of the exchange rate which is applied in the world market, and that trade is called the what trade इंटर, ठीक है। अब इसमें भी वही बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो भाग होते हैं, क्या एक दृश्य व्यापार होता है, एक अदृश्य व्यापार होता है। तो यहाँ से भी चलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो मद हैं, एक दृश्य व्यापार होता है और दूसरा अदृश्य व्यापार होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तुएं का, वही बातें आ रही है फिर, वस्तुएं का, और इसमें हम लोग करते हैं सेवाओं का व्यापार करते हैं, और इसमें वस्तुओं का व्यापार करते हैं, यानी आयात और निर्यात और आयात और निर्यात, वही चीज आ रही है। तो जिसमें अगर मान लेते हैं, जिसमें जैसे बैंकिंग है, बीमा है, ठीक है, बैंकिंग है, बैंक सिस्टम है, बैंक है, बीमा है, परिवहन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो भी जाती है, इसमें हमारा जितनी गुड्स है, सारे गुड्स के बारे में व्यापार का अध्ययन करते हैं। अब इसमें दो तीन बातें आती हैं, एक होता है प्राथमिक उत्पाद, एक होता है द्वितीय उत्पाद, ठीक है। तो वस्तु में भी हमें दो प्रकार के, प्राथमिक उत्पाद है जो आप व्यापार करेंगे, और दूसरा है द्वितीयक उत्पाद, ठीक है, या अंतिम उत्पाद, द्वितीयक या अंतिम उत्पाद। जब लोग प्रकृति प्रदत्त, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जैसे भारत क्या करता है, गेहूं का, चाय का, मसाले का, चावल का, सब्जी का, फल का, ये ज्यादा व्यापार होता है। और कई विकसित राष्ट्र है जहां से पूंजीगत वस्तुएं का व्यापार यानी आदान प्रदान होता है, तो प्राथमिक हो जाता है, इसका प्राथमिक उत्पाद हो गई। और द्वितीयक उत्पाद में पूंजीगत वस्तुएं आ गया, जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं वो सब इसमें आएगा। और इसमें आएगा प्राकृतिक उत्पाद का व्यापार, ठीक है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं और जिनसों का व्यापार होता है। वस्तुओं और जो भी हम जिसे स्पर्श कर सकते हैं वह दृश्य मदे हो गया, और जिसमें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं वह अदृश्य मदे हो गया, ठीक है ना। तो कुल देश का जो प्राथमिक उत्पाद पर अगर किसी देश का व्यापार या निर्यात आधारित है, तो सामान्यतः उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। अगर कोई अगर प्राथमिक उत्पाद का व्यापार कर रहा है, प्राकृतिक उत्पाद कर रहा है, तो वह देश विकासशील देश होगा, वह अर्ध विकसित देश होगा। लेकिन जब कोई पूंजीगत, द्वितीयक और अंतिम उत्पाद का व्यापार करता है, पूंजीगत वस्तुएं का, तो वह व्यापार विकसित राष्ट्र कहलाता है। इसीलिए कहता है कि वस्तु की प्रकृति के आधार पर देश की व्यापार प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है ना। तो जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसा वह व्यापार करता है। तो अगर आप पूंजीगत वस्तुओं का व्यापार करने लगे तो आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाते हैं, करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब अगला हेडिंग बनाइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, जो पूछा गया था, इसका क्या महत्व है। मान लेते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है तो क्या होगा, वही, इसीलिए महत्व का मतलब क्या, किसी का इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वह विकासशील अर्थव्यवस्था हो या विकसित अर्थव्यवस्था हो, तो सभी में इनके महत्व को कैसे स्थापित करेंगे आप जानते हैं कि कोई भी देश अपनी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है। अर्थात देश में भौगोलिक क्या आती है, भौगोलिक विविधता पाई जाती है। तो कहीं पर लेबर सस्ता है, कहीं पर पूंजी सस्ता है। कोई प्राकृतिक साधन संसाधन से भरपूर है, लेकिन उसके पास विदोहन करने के लिए, यूटिलाइजेशन करने के लिए ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही पूंजी है। तो पूंजी का भी अभाव है और तकनीकी का भी अभाव है। तो ऐसे देश अपने यहाँ प्राकृतिक उत्पाद को छोड़कर विकसित पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण या विनिर्माण कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। जब मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा तो फिर वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो कहता है कि भौगोलिक विविधता के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपादित होती है। पहला कारण लिखिए, भौगोलिक विविधता, पॉइंट वाइज लिखा देते हैं, भौगोलिक विविधता। अब कोई पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ क्या हो सकता है, ना फसल हो सकता है, ना वहाँ फैक्ट्री लग सकती है, पत्थर है, पहाड़ है, जंगल है, क्या होगा। तो उसको तो विदेशों से आयात करना पड़ेगा अपने जीवन यापन चलाने के लिए। तो वहां पर कोई रेगिस्तान है, तो वहां क्या होगा, कहीं पर नदी ही नदी, बाढ़ ही बाढ़ है। तो भौगोलिक विविधता के कारण लोग क्या होते हैं, एक देश दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, सहयोग होते हैं। दूसरा होती है प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता अथवा उसकी कमी होना। दूसरा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, दूसरा कारण लिखिएगा, महत्व के बारे में बता रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता अथवा कमी होना। तीसरा लिखिए, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। तीसरा महत्व का कारण है विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे तो विदेशों से मुद्रा कहाँ से प्राप्त होगा आपके। तो आप जब कुछ बेचेंगे बाहर वाले को, जिसको जरूरत है, तभी तो वह मनी ट्रांसफर करेगा आपके नाम से, डॉलर भेजेगा, ताकि आप उस डॉलर से कल के दिन आप उच्च टेक्नोलॉजी का
आपको जो है युद्ध हथियार खरीद सकते हैं, या खाद्यान्न की कमी हो गई तो खाद्यान्न खरीद सकते हैं, जीवन रक्षक दवाएं खरीद। किसका माइक ऑन है, म्यूट कीजिए ना, आवाज इको होता है। तो आप किसी का मान लेते हैं कि जरूरत है जीवन रक्षक दवाई, तो वो खरीद सकते हैं, खाद्यान्न खरीद सकते हैं। देश की सुरक्षा के खतरे पड़ जाती है तो आप हथियार खरीद सकते हैं। इसलिए डॉलर का होना, विदेशी मुद्रा का होना, तो विदेशी मुद्रा को भंडार बढ़ाने के लिए भी हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं ज्यादा करके, है ना। चलिए अगला लिखिए पॉइंट, रोजगार सृजन के लिए। रोजगार सृजन के लिए कहता है कि जब भी कोई लोग विदेशी व्यापार में इंडल्ज होता है, आयात अथवा निर्यात करता है, या विनिवेश या निवेश आता है, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में व्यापार का सृजन, रोजगार का सृजन होता है। अब विदेशी कंपनी आएगी, एमएनसी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, वो जब आएगी मल्टीनेशनल कंपनी, तो हमारे यहाँ केवल पूंजी लेके आएगी ना, बाकी तो लेबर हमारा ही रहेगा, टेक्नोलॉजी हमारा ही रहेगा, या कोई हाई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो ठीक, मार्केट भी हमारा ही रहेगा। इससे क्या होगा, एक उत्पादन होने से, एक यूनिट खुलने से, एक निवेशक आने से कई हजार लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है, रोजगार का सृजन होता है इससे। तो रोजगार का सृजन भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार के सृजन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, ये सब होती है। तीसरा लिखिए, राजनीतिक संबंध को विकसित करना। राजनीतिक संबंध को विकसित करना, देखिए अगर दो देश मान लेते हैं कि बायलैटरल आप एग्रीमेंट किए हैं और बायलैटरल आप ट्रेड भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग अमेरिका से, अमेरिका का सामान हम खरीदते हैं, मेरा सामान अमेरिका करते हैं, तो इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच एक मधुर संबंध होता है और दोनों एक दूसरे को सम्मान की निगाह से देखते हैं, तो जिससे राजनीतिक संबंध जो है बड़ा सुदृढ़ हो जाता है। कल के दिन आपको भारत पर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका तुरंत खड़ा हो जाएगा, अपना जंगी जहाजी बेड़ा आपको प्रशांत महासागर से चला के हिंद महासागर में लाके खड़ा कर दे, कोई आंख नहीं दिखा सकता, न चीन दिखाएगा न पाकिस्तान दिखाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आप उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, आपका बायलैटरल रिलेशन है उसके, ठीक है। तो आप उसका सामान खरीदते हैं तो आपके प्रति सहानुभूति रहता है, आपका भी थोड़ा बहुत सामान खरीदता है तो आपके लिए। तो कहता है व्यापारिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध जो है राजनीतिक संबंध को सुदृढ़ करता है। कल यूएनओ में अस्थायी सदस्यता की बात आएगी तो आपको कौन कौन देश सहयोग करेगा, अमेरिका भी करेगा, है ना, आपको फ्रांस करेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया करेगा, आपको जापान करेगा, ठीक है ना, आपको रूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप लोग सभी का व्यापारिक भागीदार है, सब देश से आप कुछ न कुछ व्यापार करते हैं, ठीक है। किसी से तेल खरीदते हैं, किसी से हथियार खरीदते हैं, किसी से राफेल खरीदते हैं, किसी से आप पनडुब्बी जहाज लेते हैं, किसी से यूरेनियम लेते हैं, है ना, किसी से जो है आप निवेश कराते हैं अपने यहाँ, तो सारे लोग आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, राजनीतिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विश्व परिदृश्य में आपका मजबूत होता है। इसीलिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होना चाहिए या अन्य देशों के बीच भी होना चाहिए। आज जो मोदी का जो विश्व लीडर के रूप में बना है और सबसे ज्यादा फॉलोवर इनका है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है बायलैटरल रिलेशन फॉर द ट्रेड। क्योंकि ये खुद व्यापारी रहे, खुद इनको गुजरात में, और इसी तरह से वाइब्रेंट गुजरात का जो प्रादुर्भाव किया और उससे गुजरात का पूरे विश्व में नाम हुआ, उसी पर वो वाइब्रेंट इंडिया के तौर पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया कि व्यापार हम पूरे विश्व के देशों के साथ करें। और कोविड काल में तो इन्होंने बहुत ज्यादा किया, बढ़ चढ़ के किया, मुफ्त में टीका दिए, दवाइयां भेजे, अपने गरीब राष्ट्र होते हुए भी कई लोगों को मदद किया, विकसित राष्ट्र को भी मदद किया, प्लस मेडिकल टीम भेजे, फैसिलिटी भेजे, है ना, कई तरह के शांति सेना भेजे कई जगह। तो ये सारी बातें, जो सारी अटेम्प्ट जो है, इनका जो फॉरेन पॉलिसी का जो पार्ट था, उसमें कहीं न कहीं बेस इकोनॉमी था, और इकोनॉमी के आधार पर ही इनको जो है आज विश्व पटल पर इनकी छवि है, भारत की छवि है ना, और लोग भी आपको आप एक अच्छे सम्मान निगाह से दें। तो ये राजनीतिक संबंध विकसित हुआ किस कारण से, विदेशी व्यापार की भागीदार या सहभागिता होने के कारण। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, फिर लिखिए लाभ अर्जन के उद्देश्य से, लाभ अर्जन, प्रॉफिट गेनिंग के उद्देश्य से, ठीक है, लाभ अर्जन के उद्देश्य से। अब देखिए कोई भी देश जैसे विकसित राष्ट्र है तो उसके पास तो बहुत ओवर प्रोडक्शन है किसी भी चीज का, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद जो अतिरिक्त उत्पादन बच जाता है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा इसको कहीं खपा दे, तो उसके लिए वो बाजार ढूंढता है। और बाजार ढूंढने के क्रम में भारत सबसे बड़ा विशाल बाजार है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। चाइना थोड़ा क्लोज इकोनॉमी है, वह विदेशी माल को अपने आने नहीं देता है, थोड़ा उसके जो है वो ओपन इकोनॉमी नहीं, अपने आप को पूरा ओपन नहीं किए हुआ है। तो भारत एक खुला विकल्प है, इसलिए भारत के साथ सभी देश जुड़ना चाहते हैं कि ताकि हम अपने अतिरिक्त माल को खपा सके और उससे हम लाभ अर्जन कर सके, ठीक है।
तो यह भी एक साधन है कि आपके साथ व्यापारिक भागीदारी होती है और आपको विकसित राष्ट्र को आप लाभ देते हैं, इसलिए आपको सपोर्ट भी करता है। और आपका भी जब गेहूं, चावल, फल, मसाला, सब्जी का जरूरत होता है, दवाई का, तो आपसे मंगाते हैं लोग। इस तरह से आपको दोनों को लाभ होता है और लाभ के जो है इस तरह से आपका। विदेशी मुद्रा भंडार लिखा दिए थे, हाँ ठीक है। तो हाँ वो तो ठीक है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट तो है, ये सब देश के लिए है। दूसरा है कि व्यापार के जो है आपका सबसे बड़ी चीज है व्यापार में, व्यापार क्यों करता है कोई भी व्यक्ति या देश? व्यापार क्यों करता है? लाभ के लिए ना, हानि के लिए थोड़ी करता है। तो लाभ के लिए करता है, तो लाभ सबसे बड़ा मूल कारण होता है। अगर कहीं कॉम्पिटिटिव कॉस्ट यानी तुलनात्मक लागत में अंतर के कारण, लिखिए अगला पॉइंट, तुलनात्मक लागत में अंतर के कारण, तुलनात्मक लागत में अंतर के कारण व्यापार जो है, व्यापार का महत्व बढ़ जाता है। आप देखिए जैसे सिंपल सी बात है, तो कहता है कि जब दो देशों में कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी का सिद्धांत लागू होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके यहाँ कोई वस्तु बनाते हैं, तो आपके यहाँ चूंकि लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव वस्तु आप बनाएंगे। अमेरिका में कैपिटल सस्ता है इसलिए वो पूंजीगत वस्तु बनाएगा, लेबर वहां सस्ता है नहीं, तो आप क्या करेंगे? लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका क्या करेगा? कैपिटल इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए एक्सपोर्ट है, आपके लिए इंपोर्ट हो जाएगा वो, और आप जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरह दोनों में अगर कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी में अंतर है, तो कहता है कि अगर आप एक राफेल बनाइए तो घर में आपको राफेल का जो है बनाने में लाखों डॉलर खर्च हो जाए, लेकिन अगर खरीदते हैं आप तो सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो खरीदना ही बेटर रहेगा आपके लिए। घर में बनाइएगा तो दुगना दाम लगेगा घरेलू व्यापार में, घरेलू प्रोडक्ट कीजिएगा तो। लेकिन अगर विदेश से मंगाते हैं तो आधे कीमत में ही आ जाता है, इससे अच्छा मंगाना अच्छा है बनाने से। उसी तरीका से अमेरिका है, सोचता है कि अगर अपने यहाँ गेहूं उत्पादन करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, आदमी नहीं है उत्पादन करने वाला, तो चलो भाई भारत से ही खरीद लेते हैं, भारत से ले लेते हैं। इस तरह से जो कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी होता है, जो आगे पढ़ाएंगे, रिकार्डो का सिद्धांत है, तो कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी दोनों देशों के बीच में तुलनात्मक अंतर हो जाती है लागत का। तो जब लागत अंतर होगा, आप घर में दो 4 पीस रसगुल्ला बनाइए, देखिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप बाजार से खरीद के लाइए तो उतना ही पैसे में 10 पीस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या? मतलब है कि विदेश से मंगाना सस्ता पड़ता है घरेलू प्रोडक्ट करने के अलावा, इसलिए लोग कंपैरेटिव कॉस्ट के आधार पर लोग आपस में विदेशी व्यापार में इंडल्ज होते हैं और कुछ पैसा लागत भी बच जाती है और आपका सामान में विदेशों में बिकता है। वो आप जब आप किसी देश से समझौता करेंगे तो आपका भी तो सामान खरीदेगा, वो थोड़ी केवल आपका, आप उसी से खरीदिएगा। दोनों का आदान प्रदान चलता है। हाँ, तो यही सब सारा आपका महत्व का कारण है। चलिए ये हो गया। अब अगला लिखिए,